नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर सवाल खड़े कर दिए, जहां पर नफरत फैलाने वाले ग्रंथ के नाम से रामचरितमानस को संबोधित किया जाता है और कई विवादित बयान को लेकर घेरे में आए चंद्रशेखर यादव, जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं अखिल भारतीय ओबीसी महासंघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी देवेंद्र सिंह यादव जी के पास, जिनसे जानते हैं कि शिक्षा मंत्री के इस मनुवादी जो सोच है, जिसकी धज्जियां वो लगातार उड़ा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। सर, रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री का ये बयान किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी ने ये बयान दिया है, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा एससी एसटी संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश इस बयान का पूरी तरीके से समर्थन करता है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी गलत बात नहीं कही गई है कि मतलब रामचरितमानस क्या नफरत फैलाती है? देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर 1971 में, जब कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, चंद्रभानु गुप्ता की, जब पेरियार ललई सिंह ने एक रामायण द ट्रू रीडिंग, जो कि दक्षिण के पेरियार ई रामास्वामी नायकर ने इस किताब को लिखा था और उसका अनुवाद हिंदी में पेरियार ललई सिंह ने किया था जो है, तो उस पर संपादन के लिए, उसको छपने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक ये मुद्दा गया था। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो है, जस्टिस ए हरी थे, जस्टिस श्रीवास्तव थे, जस्टिस खान थे, उन्होंने ये कहा था कि ये सच्ची रामायण ही सही रामायण है। जब किन्हीं एक किताब के बारे में बहस होती है तो उसके पैरेलल भी एक किताब रखी जाती है, तो रामचरितमानस को भी रखा गया। दोनों की तुलना हुई, दोनों की तुलना में कहा गया कि सच्ची रामायण ही सही रामायण है और रामचरितमानस को खारिज कर दिया गया। उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें, एक दो चीज़ नहीं है, कई चौपाइयाँ उसमें हैं, जिस चौपाई को लेकर के आजकल बवाल मचा हुआ है। ढोल गंवार सूत परसवारी ये सब हैं ताड़न के अधिकारी। बहुत से लोग अलग अलग अपने अपने तरीके से, बहुत से प्रोफेसर लोग इसकी व्याख्या कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ताड़न का मतलब जो है ताड़ना होता है, ताड़न को कुछ लोग कह रहे हैं कि ताड़न का मतलब जो है पीटना होता है। ठीक है, जिसने ये कहा, जो मंत्री जी ने व्याख्या दी है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मंत्री जी व्याख्या एकदम सही दिया है। आप देख लीजिए ना, ये आप ताड़न एक ही चौपाई में ताड़न को ढोल के फेवर में करते हैं कि ढोल को जब पीटते हैं तो उसमें से मधुर ध्वनि निकलती है। ठीक है, तो क्या आप स्त्री को जो है पीटेंगे मधुर ध्वनि निकालने के लिए? आपका यही जो है व्याख्या है। आपकी एक ही शब्द का एक ही चौपाई में एक शब्द के लिए दूसरा अर्थ है, दूसरे चीज के लिए दूसरा अर्थ है। ये कैसे संभव है? अच्छा सर, ठीक है, ये तो रही बिहार के शिक्षा मंत्री की बात, क्योंकि लगातार वो विवादों में घिरे ही रहते हैं, आए दिन कोई ना कोई बयान देते हैं। अभी ट्विटर पे भी उन्होंने ट्वीट किया, तेजस्वी बिहार, इस तरह के ट्वीट हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ओबीसी जिसके लिए आपकी लड़ाई, क्या लगता है किस तरह से ओबीसी समाज का भला होगा, या एससी एसटी या जो दलित समाज के लोग हैं जो लगातार कहते हैं कि आरक्षण में उनको अधिकार नहीं मिल पा रहा, आप ही लड़ाई उसी की लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में लगातार ओबीसी समाज को लेकर सियासत की जा रही है, कभी आरक्षण के नाम पर, कभी निकाय चुनाव के नाम पर, कभी रोजगार के नाम पर, तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या लगता है मौजूदा सरकार इस बातों को लेकर कितनी गंभीर है? मौजूदा सरकार, देखिए, इस सब की बात है, मौजूदा सरकार किसी भी चीज़ के लिए गंभीर नहीं है। जब बात शिक्षा की आती है, जब बात स्वास्थ्य की आती है, जब स्कूल कॉलेजों की बात आती है, रोजगार की बात आती है, महंगाई की बात आती है, तो बीजेपी सरकार जो सीधा सीधा आर से, तो बीजेपी सरकार जो है हिंदू मुसलमान मंदिर बनवा दिया, सब कुछ बनवा दिया। लेकिन जब बात ओबीसी की आती है कि ओबीसी को अधिकार जो कैसे दिया जाएगा जो है, तो ओबीसी को अधिकार देने के लिए आपके पास कोई आंकड़ा भी तो होना चाहिए कि कितने ओबीसी हैं हमारे पास।
जब ओबीसी की बात आती है तो आप एकदम गुल, कोई आंकड़ा नहीं इनके पास। ये जातिगत जनगणना करवाना नहीं चाहते। जातिगत जनगणना होने से एक आंकड़ा आ जाएगा आपके पास, उसके आधार पर आप जो है ओबीसी के लोगों को उनका अधिकार आप दे सकते हैं। जातिगत जनगणना नहीं करा रही है सरकार, ये आप कह रहे हैं, लेकिन अच्छा इसको कराने से किस तरह के लाभ हो सकते हैं, किस तरह की बातें निकल कर सामने आ सकती है, और आखिर सरकार क्यों नहीं करा रही है? देखिए, मैं आपको कुछ आंकड़े जो है देना चाहता हूँ। TIFR यूनिवर्सिटी है जो है, जिसमें 100% सवर्ण प्रोफेसर हैं, ठीक है। IIT में 98% सवर्ण प्रोफेसर हैं, JNU में 88% सवर्ण प्रोफेसर हैं, BHU में 87% सवर्ण प्रोफेसर हैं। बाकी जो आंकड़े बचते हैं वो अन्य के लिए हैं। तो भाई प्रोफेसर की कोई परीक्षा तो होती नहीं है, हमने तो आज तक नहीं देखा कि प्रोफेसर की कोई परीक्षा होती है। तो जब प्रोफेसर की परीक्षा नहीं होती है तो कैसे आप जो है ये नियुक्त कर देते हैं? यानी कि भाई आप अपने मन से करते हैं। अगर एक आंकड़ा आपके पास आ जाएगा और उनको अधिकार देने की बात रहेगी, जो मंडल कमीशन की सिफारिशें हैं, मंडल कमीशन की सिफारिशें अगर जातिगत जनगणना होगी तो मंडल कमीशन की सिफारिशों को भी लागू किया जाएगा। जब मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जाएगा तो उसमें ओबीसी के प्रोफेसर हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों, उनको प्रतिनिधित्व मिलना दिया ही जाएगा उसमें। ये उनकी मजबूरी है और वो देना चाहते नहीं हैं। वो नहीं देना चाहते हैं, क्यों? वो तो सवर्णों को भी नहीं देना चाहते। हाँ, वो तो अगर वो सवर्णों के हितैषी हैं तो हम तो कह रहे हैं कि सवर्णों की भी गिनती कर लो। क्या पता हो सकता है कि सवर्णों की संख्या ओबीसी से ज़्यादा निकल आए। कोई ज़रूरी तो है नहीं कि ओबीसी जो 52% है वो 52% से 62% हो जाएगा, कम भी तो हो सकता है। लेकिन उनको पता है कि ओबीसी की संख्या बढ़ जाएगी और जो 85% की बात करते हैं वो 90% निकलेगा, तो फिर उनको 90% का अधिकार देने पड़ेंगे। असल में क्या है कि बीजेपी सीधे पाखंडवाद की पार्टी है, ब्राह्मण की पार्टी है और ये इसी पर चलना चाहती है बीजेपी। बीजेपी तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, हर वर्ग के हर समाज। अब जैसे डिप्टी सीएम ओबीसी समाज के हैं मौर्य जी, वो लगातार कह रहे हैं कि हम पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, उनके आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे। तो पिछड़ों के लिए अगर लड़ाई लड़ना हो तो जातिगत जनगणना करवा दीजिए आप। हमारी तो एक मांग है भाई, अगर आप पिछड़ों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आप जातिगत जनगणना करवा दीजिए। इससे आपकी पिछड़ों के पक्ष में जो आपकी हैसियत है, जो आपकी स्थिति है, ये और भी मजबूत हो जाएगी। लेकिन वो तो हारे हुए मंत्री हैं भाई, कहाँ वो कर देंगे। मैं तो उनकी बात क्या, मैं तो जितने भी ओबीसी के मंत्री हैं किसी की भी हैसियत नहीं कि आरक्षण पे, ओबीसी के आरक्षण पे कोई बोल दे, एक लाइन भी बोल दे। संजय निषाद हुए, अनुप्रिया पटेल हुई, जितने भी मंत्री हैं कोई नहीं बोल सकता है। शर्मा ने भी कहा कि हम ओबीसी समाज की लड़ाई लड़ेंगे, उन्हें निकाय चुनाव में आरक्षण दिलाएंगे तभी चुनाव संपन्न होगा। तो निकाय चुनाव में वो क्या आरक्षण दिलाएंगे? जो ये तो उन्हीं का खत्म कराया है। हाईकोर्ट में किसके लोग बैठे हुए हैं? नहीं, हाईकोर्ट में किसके लोग बैठे हुए हैं? ब्राह्मण ठाकुर लाला बनिया। सुप्रीम कोर्ट में भी वही है, ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व है, कॉलोनियल सिस्टम है भाई जो है, वहाँ भी है। मान के चले सर कि अगर किसी समाज का आदमी वहाँ बैठा है तो न्यायालय पर विश्वास नहीं। न्यायालय पर विश्वास, देखिए दो चीज़ है, एक फैसला और एक न्याय। फैसला तो हर कोई कर देता है, लेकिन न्याय जो है बहुत मुश्किल से मिल पाता है। हाँ, हमें सुप्रीम कोर्ट पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन ऐसी बातें आ जाती हैं। अब यही है, अब आरक्षण का मुद्दा ही ले लीजिए, क्या ओबीसी के साथ न्याय हो रहा है? हमें तो नहीं लगता कि न्याय हो रहा है भाई। हाई कोर्ट कोई राज चलता व्यक्ति तो है नहीं कि ऐसे ही दे दिया फैसला। भाई हाई कोर्ट एक उच्च संस्था है, एक विश्वास करने वाली संस्था है, उस पर व्यक्ति विश्वास करता है कि हम अगर कोर्ट में जाएंगे तो हमको न्याय मिलेगा। अच्छा सर, अखिल भारतीय ओबीसी जो महासभा जो जिसके लिए लगातार आप लोग आरक्षण की बात या विभिन्न मुद्दों को लेकर काम कर रहे हैं, अभी कौन सा मुद्दा है जिसके लिए लगातार प्रयासरत हैं? कुछ प्रोग्रेस दिखी?
जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा है, इसी से ओबीसी की सारी स्थितियां क्लियर हो पाएंगी। ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व है सरकारी नौकरियों में, आईआईटी में, आईआईएम में, अब आप समझ लीजिए कि 22 दिसंबर 2022 की रिपोर्ट है आरटीआई की जो है, इसमें 11,000 पद अभी प्रोफेसर के खाली हैं। तमाम जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जो है, इनमें 1,225 प्रोफेसर हैं जिसमें कि कोई ओबीसी नहीं है। 2,000 समथिंग के आसपास एसोसिएट प्रोफेसर हैं, कोई ओबीसी नहीं है। क्यों नहीं ओबीसी है भाई? क्या ओबीसी इस लायक नहीं है कि हम, क्या ओबीसी पढ़ लिख करके क्या प्रोफेसर नहीं है वहाँ पर जो है? क्या इस लायक नहीं है कि वो जो है प्रोफेसर बन जाए, एचओडी बन जाए, जो है डीन बन जाए? देवेंद्र जी, ये तो देखा होगा ना कि हर सरकार में उनके लोग बैठते हैं। हाँ, ये मौजूदा सरकार ने कहा था कि हम जातिवाद नहीं करते। लेकिन जातिवाद तो है ना, जो है जाति बनाने वाले कह रहे हैं कि हम जातिवाद करते नहीं हैं। अरे भाई, जाति तो आप ही ने बनाई है कि दूध का काम कौन करेगा? अहिर करेगा। बढ़ई का काम, मतलब कि लकड़ी छीलने का काम कौन करेगा? बढ़ई करेगा। जो है कि कपड़ा प्रेस करने का काम करेगा कौन करेगा? धोबी करेगा। तो जब जाति यही है तो जाति तो इस देश की सच्चाई है, इससे कहाँ तक आप पीछा पड़ाएं? और अगर आप जातिवाद जो खत्म करना चाहते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी आ करके रात को 8 बजे टीवी पर बोल दें कि आज से अपने नाम के आगे कोई जात सूचक शब्द नहीं लगाएगा, और जो लगाता हुआ पकड़ा गया वो 5 लाख रुपए की पेनाल्टी देगा। आज देखिए अगले सेकंड से जो लोग जाति लगाना छोड़ देंगे। और एक चीज़ और, ब्राह्मण जो कहता है कि हम जातिवाद जो खत्म करना चाहते हैं, वो जातिवाद नहीं जो खत्म करना चाहता, वो आरक्षण का खत्म करना चाहता है। जातिवाद का खत्म करना चाहता है तो अपनी बेटी की शादी दलित के घर में कर दे, या अपने बेटे की शादी जो दलित के घर में कर दे, उसको आरक्षण का भी लाभ मिल जाएगा। जातिवाद खत्म करने में उसका भी हाथ आ जाएगा जो है। तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र सिंह यादव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि शिक्षा मंत्री का जो विवादित बयान लगातार बताया जा रहा है कि रामायण एक जो नफरत फैलाने वाली ग्रंथ है, उस तरह उनके बयान को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश और पूरे देश में सियासत का माहौल है। उसके साथ साथ अखिल भारतीय ओबीसी महासभा लगातार आरक्षण की बात कर रही है। जातिगत जनगणना पर बड़े सवाल मौजूदा सरकार पर भी खड़े किए कि अगर सरकार असल में ओबीसी के आरक्षण में पक्ष में है तो आखिर जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो पा रही। सहयोगी भरत के साथ मैं